नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और आपके बहुत काम का है और मेरे बहुत ही दिल के करीब है। आज का टॉपिक जो है वो है प्लीज़ सेव योर फैमिली, प्लीज़ सेव योर डैड। समझेंगे इसको बहुत आसान भाषा में। और ये जो मैं टॉपिक आज लेकर आया हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसका महत्व भी मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो पहले बता दूं मैं बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लगभग मैं 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगा और ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखना। अगर आप आपके फैमिली से, आपके पेरेंट्स से प्यार करते हैं, खास करके आपके डैड से आप अगर प्यार करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जो बताऊँगा आपको ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद ने देखा हुआ है, समझा हुआ है, ऑब्जर्वेशन से लिया हुआ है, स्टडीड है। हालांकि मैं पर्सनल एग्जांपल कभी नहीं देता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया हुआ है और उसके समझने के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इतना इम्पोर्टेंट ये और यूनिक इसके लिए है क्योंकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से आता है, रियल ऑब्जर्वेशन से आता है। और आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तब आपको भी ये समझ आएगा और आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये रियल लाइफ के साथ में किस तरह कनेक्ट हो पाता है। ये वीडियो किसी भी एज का व्यक्ति कोई भी देख सकता है क्योंकि आप पहले तो डैड का मतलब समझिए। डैड पिता जिसे हम कहते हैं, पिता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके पिताजी ही पिता आपके घर के हैं। पिता का मतलब होता है पालनहार का, जो पूरी फैमिली को संभालता है, उसे सपोर्ट करता है, उसका पालन पोषण करता है। पिता का हमारे वैदिक ज्ञान में भी, वैदिक ज्ञान जो है अपना, उसमें भी दिया गया है कि पिता का महत्व जो है वो पालनहार के हिसाब से दिखाया गया है। तो हो सकता है कि किसी के पिताजी ना हो, घर में मॉम हो, माताजी हो, वही सबका ख्याल रखती हो, वही शायद कमा के लाती हो और उन्हीं के मेहनत से पूरा घर चलता हो सकता है किसी के माँ बाप ना हो तो उनकी बड़ी बहन, बड़े भाई, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी। ओवरऑल फैमिली में जो भी घर की जिम्मेदारी लेता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको पिता कहा गया है। तो ये वीडियो में जब भी मैं बात करूँगा, जब मैं पिता की बात कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ। इसमें सभी रिलेशन आपके आ गए, पूरा फैमिली ही आ गया। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पिता से ही रिलेट कर पाते हों, बाकी के पॉइंट्स रिलेट ना कर पाते हों, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द केसेस लेके चल रहा हूँ कि सबके पिता हैं और उनकी केयर क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, उसको फोकस करके मैंने ये वीडियो बनाया है। उसको ध्यान में रखते हुए ही सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाई और उसके बाद में समझेंगे हाउ। व्हाई से मेरा मतलब है कि क्यों आपको आपके फैमिली को सेव करना है, और फिर हाउ समझेंगे कि कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाई शुड यू सेव योर डैड, व्हाई शुड यू सेव योर फैमिली। आप बोलोगे यार ये कैसी बात हुई, सब ठीक तो है, उसमें सेव क्या करना है, क्या अलग करना है, सब ठीक तो चल रहा है। यहीं पे तो हम गलती कर देते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वो जब तक चीज़ें सिर के ऊपर ना चली जाती है ना, तब तक उसे ध्यान में नहीं आता है। तो इसे बारीकी से सबसे पहले समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है, और ये वीडियो देखना भी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि व्यक्ति अगर सही दिख रहा है तो वो सही ही हो और सही ही रहेगा। जीवन में इस बात को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही हम पैदा होते हैं वहाँ से लेकर बूढ़े होने तक हमारी एनर्जी, हमारा मेंटल जूस, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, लगभग सभी चीज़ें वक्त के साथ साथ डिप्लीट होती है, यानी कि ख़त्म होती जाती है। उनका एनर्जी रिसोर्स जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जीवन में ऐसे कारण, ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो हम कभी कभी खुद से ही बना लेते हैं। तो ये जो स्पीड है, जीवन समाप्त होने का जो स्पीड है ना, वो स्पीड बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जीवन जो है वो क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है।
जब देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन किसी के कंट्रोल में नहीं है, कल क्या होगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो उसका जो स्पीड है वो हम कम कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि जो अनहोनी है, उस अनहोनी को टाल सकते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं पे आपके फैमिली में भी आपने सुना होगा कि फला फला वो जो अंकल थे, फला फला वो जो चाचा थे, वो बिल्कुल सही थे, हेल्दी थे, पर न जाने क्यों ऐसे अचानक हो गया। उनकी तो उम्र भी नहीं थी और वो चल बसे। शायद बहुत टेंशन लेते थे, उनको फैमिली का टेंशन था, या कुछ स्ट्रेस था, या कुछ पैसे की दिक्कत थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा क्या होता है कि कई बार आदमी की उम्र ना होते हुए भी वो आदमी चल बसता है। जीवन में आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए कि आपकी फैमिली ही आपका सब कुछ है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है और आपको उसमें सपोर्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो भी चीज़ है उसका हेल्प करने के लिए बस आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी रहती है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि फैमिली में आपके पिता, पत्नी, भाई, बहन, माताजी, जो भी है, ये सब चीज़ें जब तक आपके पास है ना, तब तक ही आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया है। जब ये चीज़ें, ये लोग, ये एहसास, ये इमोशंस, ये नाते, ये सब चले जाते हैं ना, उसके बाद में आपको उसकी कीमत पता चलती है। क्योंकि कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने के लिए, कोई आपका साया नहीं बनने वाला है। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए बताया आपको कि क्यों ज़रूरी है इसको, ये टॉपिक को सीरियसली लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वही लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया व्हाई, कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब हाउ पे आते हैं कि आप कैसे इस जो रिश्ते हैं उनको कैसे आप सस्टेन कर सकते हैं, अच्छे से कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। तो हाउ में आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 8 फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कौन सी 8 कारण हैं जिनके ऊपर आप ध्यान दें, उनको समझाएं अपने माता पिता को, तो उनकी जो उम्र है उनकी और जो उनकी हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि उनका एक मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर किसी कारणों से अगर ख़त्म होती दिखाई देंगी तो उनकी उम्र कम होगी, और जितना ज़्यादा वो आपके साथ में रह सकते हैं उतना कभी रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे कौन से 8 फैक्टर्स हैं, उनको वन बाय वन अभी हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अनेबल टू से नो टू अदर्स। आपके माता पिता ना किसी को कभी ना नहीं कह पाते, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स में हो। किसी ने कुछ मदद मांगी, उसको बिना सोचे समझे अपना काम छोड़े उनको मदद करने चले गए। स्वभाव के अच्छे हैं, आन बान शान उनको वो टिकानी है, ये दिमाग में लेते हुए, क्योंकि अभी की पीढ़ी तो अलग है, वो पुराने लोग हैं। पुराने लोगों को ये दिमाग में हमेशा रहता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, हमें तो करना ही चाहिए, या हमारी आन बान शान है। ये देखो, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। वो लिमिट अगर आप क्रॉस कर दोगे तो ये आपके जो मेंटल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है उनके ऊपर असर करता है। वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगा कि ये कैसे असर करता है। तो अनेबल टू से नो टू अदर्स, जो आपको जब कोई काम बताता है या आपके फैमिली में आपको दिखता है कि पिताजी है या माताजी है कि ये बहुत ज़्यादा ही किसी और की मदद करने के चक्कर में अपनी वाट लगा लेते हैं, क्या इन्होंने सबका ठेका क्यों लेके रखा है, सब चीज़ें इनको ही क्यों करनी है। एक दो बार मदद कर दिया ठीक है, बार बार वही वही वही। तो इसमें आपके क्या कर सकते हैं, इसमें आप आपके माता पिताजी को समझा सकते हैं कि एग्जाम्पल दे सकते हो उनको कि फ़ला फ़ला रिश्तेदार है, उनके लिए आपने ये किया, तो जब आपको ज़रूरत पड़ी तब क्या उन्होंने आपकी मदद की, क्या वो आपके लिए खड़े हुए। इस हिसाब से अगर आप समझाएंगे
खास करके आपके पिताजी को, तो वो समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन आप ही इग्नोर कर दोगे, आप ही कभी नहीं ये चक्कर में पड़ोगे समझाने की, भाई इनको कौन समझाए, एक दो बार मैंने बताया समझते नहीं है, तो वो टॉपिक वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कई कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का स्वभाव होता है किसी की मदद करना, लेकिन उस चक्कर में फिर वो इतना झोंक देते हैं अपने आप को किसी और की मदद करने में, फिर उनको खुद के बच्चे नज़र नहीं आते, खुद की पत्नी नज़र नहीं आती, अपने घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो नज़र नहीं आती है। सामने वाले को मदद करने के चक्कर में अपनी फैमिली को पूरा लॉस कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि हम ना नहीं कह पाते हैं। ये हर किसी को लागू होता है, फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, अगर उनका स्वभाव है हर किसी को हाँ करने की, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ करने के चक्कर में आपकी एक, जो मैंने पहले भी बताया, एक एनर्जी रहती है, एक मेंटल जूस रहता है। हर दिन हर आदमी के पास एक, जैसे बैटरी होती है ना मोबाइल की, वैसे हर एक आदमी के पास एक एनर्जी रहती है। वो एनर्जी आप सभी ही पूरे दिन, पूरे महीने, सालों साल ज़िंदगी अभी आधी चली गई, उसमें भी आप हर किसी की मदद ही कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। इसमें सिर्फ आप सफ़र नहीं करते हैं, आपकी फैमिली भी उसके साथ में सफ़र करती है। दूसरा पॉइंट है स्पीकिंग टू मच एंड एडवाइस टू अदर्स। बहुत ज़्यादा बात करना और दूसरों को सलाह देना, बहुत ज़्यादा सलाह देना, ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले समझते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, दिन भर बड़बड़ाते रहेंगे, किसी को समझाते रहेंगे, एंड एडवाइस की जैसे मैंने बात की कि सलाह देते रहेंगे हर किसी को, भले ही वो मांगे ना मांगे, आपका अंदर से स्वभाव है, समझ लीजिए। किसी किसी का स्वभाव होता है ना कि हमें तो एडवाइस देना ही है, हमें तो सामने वाले को समझाना ही है, समझा कर ही मानना है, ऐसे होते हैं, स्वभाव होते हैं कुछ ऐसे। या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एडवाइस देना उनके लिए बहुत मतलब गर्व की बात होगी कि मैं तुझे सिखा रहा हूँ। वो चक्कर में क्या होता है ना कि जितना आप ज़्यादा बोलते हैं उतना आपकी एनर्जी ड्रेन होती है अंदर से। कभी कभार का ठीक है, लेकिन आप हमेशा ही ये, अगर आपके रूटीन में रहेगा कि हर दिन जो मिला वो, क्योंकि मिलना जुलना चलता रहता है, फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, हर किसी को इतना मतलब पूरा पेट से एनर्जी लगा के सामने वाले को समझाना, भले उसको कदर हो या ना हो, इससे आपका मेंटल जूस, आपकी एनर्जी और आपका टाइम, ये तीनों चीज़ें डिप्लीट होती है। और ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि ये कभी आप वापस नहीं ला सकते, ये लिमिटेड है। भगवान ने जितनी दी है ना उतनी ही मिलेगी आपको। टाइम जो है, टाइम को आप वापस नहीं ला सकते। किसी के ऊपर आपने 1 घंटा दे दिया, उसको कदर हो या ना हो, तो वो 1 घंटा चला गया भाई, वो रिटर्न नहीं आने वाला। तो ये दूसरा पॉइंट था कि बहुत हद से ज़्यादा बात करना, हद से ज़्यादा लोगों को एडवाइस देना। और बहुत बार मैंने भी ये नोटिस किया है, मेरा भी ये स्वभाव था, मैंने अभी कम किया है कि जिसको ज़रूरत है ना सच में एडवाइस की, उसको ही दो। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ना एडवाइस देने का, ज़्यादा बात करने का, और एकदम मन से किसी को किसी चीज़ समझानी है उसके अच्छे के लिए, आपका स्वभाव ही है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो टाइम है ना, वो जो सलाह है, आप अपने फैमिली में दीजिए। क्यों बाहर जाना है? आप अपने, अगर आप पिता सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सलाह दीजिए जो उनके लिए अच्छी है, उनको एडवाइस दीजिए कि अभी इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप फैमिली में, आपके ब्लड रिलेशन में आप वो एडवाइस दे सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है देने का तो। लेकिन ये जो हद से ज़्यादा हम हर किसी के लिए दौड़ के जाते हैं, वो सही नहीं है। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो एक टोल लेती है हमारे माइंड और हमारे बॉडी पे, वो तुरंत समझ में नहीं आती है, ये कुछ साल बाद समझ में आती है। और फिर हम पछताते रहते हैं। फिर वही माँ बाप फिर अपने बच्चों के सामने बोलेंगे कि हमने इसके लिए इतना ना किया होता तो सही होता, हमने उसके लिए उतना ना किया होता तो सही होता, वो तो ऐसे निकल गए वैसे निकल गए। अरे भाई, तो तुम इतना क्यों कर रहे थे पहले से? बच्चे समझा तो रहे थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने जाऊंगा तो इतनी चीज़ें हैं कि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई देख नहीं पाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है स्पेंडिंग ऑन अदर्स नॉट ऑन देमसेल्व्स।
इसका मतलब है कि जो पैसे खर्च करते हैं वो दूसरों पे खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर। हम्म? लेकिन वो पैसा कभी खुद के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, खुद के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। उनके कपड़ों से लेकर जूते तक आप देख लो कि बहुत बार ऐसा होगा कि बोलेंगे, अरे तुझे लेके देता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, अभी तो ठीक है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अच्छे हैं। तो ये जो आदत है, ये आदत आपको ब्रेक करनी है। वो खुद से नहीं करेंगे क्योंकि वो पिता है, पालनहार है। वो हमेशा ऐसा ही सोचेंगे कि जितना हो सके मैं अपने बच्चों के लिए कितना कर लूँ। वो खुद के लिए कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस चक्कर में उनका जो उनकी जो खुद की खुशी है, उनका जो तन है, उनका जो मन है, वही उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो खुद तो नहीं करेंगे, ये काम आपका है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब तन और मन आदमी का खुश नहीं रहता है तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है, उसकी जो एनर्जी है, वो क्षीण होने लगती है। जब आदमी अंदर से खुश होता है ना, तो उसमें जीवन होता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि जितना वो आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आप भी उनको उतना खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अर्न कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें खुद से भी आप लेके दे सकते हैं। या फिर उनको फोर्स कीजिए कि ये चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई है, जूते हैं फट गए हैं, कुछ कपड़े हैं, आप उनकी खुशी के लिए भी कुछ कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, वो खुद नहीं लेते तो आप लेके दीजिए, लेकिन फोर्सफुली आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि वो खुद से कभी नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है नॉट टेकिंग इनफ रेस्ट। आप हमेशा देखेंगे आपके माता पिता को, वो आराम नहीं करेंगे। खास करके पिता देख लीजिएगा आप कि समझ लो हॉलीडे है या फिर छुट्टी है, डाला हुआ है, छुट्टी खुद से लिए हुए या फिर है उनको छुट्टी, संडे का दिन भी है, तो आप देखिएगा वो कभी घर में नहीं बैठेंगे, आराम नहीं करेंगे। किसी का फ़ोन आ गया, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, किसी अपने ही कलीग जो ऑफिस में है या फिर अपने जिस भी क्षेत्र में वो काम करते होंगे उनका फ़ोन आ जाएगा, ओए चलते हैं, इधर प्लॉट देखने जाना है, ओए चलते हैं, उनके उधर मुझे जाना है, मेरे साथ में कोई नहीं है, चलो। तो ये भाई साहब भी तुरंत चल दिए उधर। लेकिन ये नहीं, उनके दिमाग में ये थॉट है ही नहीं कि ये छुट्टी है, छुट्टी होती है आराम करने के लिए। ये थॉट उनके दिमाग में कभी नहीं आता है। वो इस चक्कर में सामने वाले के साथ में चले जाते हैं। अगेन वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करना, आप अनेबल टू से नो टू अदर्स, वो ना नहीं कह पाते सामने वाले को, ये एक चीज़ है। दूसरा है कि घर पे बैठ के भी क्या करेंगे, घर पे बैठ के क्या है, उनके ये ब्रेन में ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है कि ये बॉडी है, आराम की ज़रूरत होती है, आराम करना होता है, मतलब खुद की केयर करना जो होता है ना, वो है ही नहीं। तो वो ध्यान बच्चों को रखना है, हमें रखना है उनके लिए। उनको ये समझाना है कि अगर आपकी छुट्टी है तो आपको आराम करना है, हर बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक फंडा चलता है पुराने लोगों का, वो है कि अरे नहीं, आराम हराम होता है, काम करना चाहिए। आराम हराम जो है ये किन लोगों के लिए है? जो बहुत ही निठल्ले हैं, कुछ काम करते ही नहीं हैं। आपने भी अक्सर सुना होगा, पिताजी अब बच्चों को बोलते हैं कि अरे आराम हराम होता है, काम करना चाहिए, दिन भर बैठे क्या रहना है, मोबाइल क्यों चलाना है। वो तब तक वो ठीक है कि कोई काम करता ही नहीं है तो उसके लिए आराम हराम होगा ही, नो डाउट। पर जो डेली काम करता है भाई, और संडे का एक दिन मिलता है, उसमें भी वो आराम नहीं करेगा, तो आने वाले जो अगला वीक रहेगा उसके लिए वो कैसे प्रिपेयर रहेगा? उसकी बॉडी जो है वो तो आराम चाहती है ना। तो कुछ लिमिटेशंस होती है बॉडी की भी, माइंड की भी। उनको भी कुछ फ्रेशनेस चाहिए होती है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी जो है आपकी वीक होती जाती है। ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ और कर रहा था पहले भी, कि जो भी मैं पॉइंट्स 8 आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें धीरे धीरे होने वाली चीज़ें हैं। ये स्लो पॉइजन जैसी चीज़ें हैं। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। ये डोमिनो इफ़ेक्ट जैसी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक।
तो इसका जब इफ़ेक्ट सामने दिखता है तो आदमी बावला हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से मेरे पिताजी की तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो गई, अचानक से ये आदमी कैसे चला गया। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको उनको समझाना है कि हर बार आपको आपकी बॉडी को और आपके माइंड को आराम देने की ज़रूरत है। ये आपका ही काम है, ठीक है। 5th पॉइंट है स्ट्रेस फ्रॉम चिल्ड्रन। इसको मैं आसान भाषा में आपको एक वाक्य बताऊंगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब मन दुखी होता है तो तन भी दुखी हो जाता है। इसे ठीक से समझिए कि अगर आप किसी कारण से अपने माता पिता को ऐसे शब्द बोलते हैं या फिर उनके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं कि भले ही आप गुस्से में उनको बोल जाते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको दुखी कर जाती है। और ऐसा अगर लूप में होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, हर बार आप झगड़ा ही करते रहते हैं, हर बार उनको कोसते रहते हैं। सबसे बड़ा तो ये दिक्कत है कि बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये बहुत हर्ट करके जाती है माँ बाप को, क्योंकि उनको ही पता होता है कि उन्होंने कैसे एडजस्टमेंट करके आपको पढ़ाया लिखा है, बड़ा किया है। और हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आप जब खुद बाप बनते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन तब तक तो समझ में आती नहीं है, तो हम गुस्से में बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया है क्या है। तो उनको बहुत चीज़ हर्ट करके जाती है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है, आपके एंगर इश्यूज हो सकते हैं, आप शायद कुछ नशा करते हो, जो भी चीज़ें हो, ऐसी जो भी चीज़ जो आपको समझ में आती है कि आपके माँ बाप को हर्ट करती है, और समझ में तो आता ही है, बस हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, टेक मी फॉर ग्रांटेड हो जाता है वो चीज़। जो चीज़ आपको पता चल रही है कि ये हर्ट करती है उनको, तो वो चीज़ ना करें। क्यों? मेरा ये मानना है कि अगर आप दुनिया की सारी खुशियाँ अपने माँ बाप को नहीं दे सकते, हो सकता है ना कि आप इतने कैपेबल ना हो कि उनको जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, आप फिज़िकली चाहे तो इतने फिट ना हो, कुछ भी हो सकता है। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उनकी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, हर माँ बाप की इच्छाएं होती हैं अपने बच्चों से, तो हर वो चीज़ आप उन्हें भले ही ना दे सकते हो ना, चलेगा, मैं तो बोलता हूँ चलेगा, लेकिन कम से कम उनको दुख ना दे। उनको सुख ना दे सकते हैं ना तो चलेगा, लेकिन कम से कम उनको दुख ना दे, ये मेरा कहने का मतलब था। कोशिश करें उनको जितना स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं उतना रखें। ज़रूरत पड़ने पर उनको बोले ज़रूर, उनका जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उनको भी ये समझाने की कोशिश करें, लेकिन अपने गुस्से को, अपने शब्द को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सामने, वो थोड़ा सोच समझ कर बोले। कई बार होता है कि हमें लगता है कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, बोल दिया हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है वो आपको नहीं पता होता है। और जब पता चले कि ये चीज़ बोल के मैंने उनको हर्ट किया है, तो हो सके तो उनसे माफ़ी भी मांग ले और वो चीज़ दोहराए ना कभी। ये मैं इस पॉइंट में कहना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी माँ बाप को बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, उसमें भी आप अगर आप एडिशनल आप स्ट्रेस देंगे तो वह गलत है। फाइनल यही कहना चाहूँगा, उनको आप सुख ना दे सकते हो चलेगा, तो कम से कम आपकी तरफ से दुख तो भी ना दे, ठीक है। 6th पॉइंट है रिलेटिव्स के नखरे। इसे समझिएगा कि रिलेशंस में, रिलेटिव्स में जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनमें हर चीज़ में, हर कार्यक्रम में, कोई भी फंक्शन हो, ये हमेशा दौड़ दौड़ के जाएंगे, दौड़ दौड़ के जाएंगे, कितनी भी तकलीफ़ हो, या फिर उनके कुछ इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनमें ये थोड़ा हेल्प करने की जगह पे पूरा ही घुस जाएंगे उसमें, पूरा ही, मतलब ऐसे करेंगे कि इनको तो अगर हम मदद नहीं करेंगे तो ये तो मर ही जाएंगे, इस हिसाब से उनके मदद करने के चक्कर में चले जाएंगे। लेकिन तब वो ये नहीं सोचेंगे कि इस पे उन पे असर क्या हो रहा है,
ये जो भाग दौड़ हो रही है इससे बॉडी पे भी स्ट्रेस आता है, माइंड पे भी स्ट्रेस आता है, और साथ ही साथ आपका टाइम भी जाता है, और उसमें अपने जो खुद के बच्चे हैं, खुद की पत्नी है, उनके ऊपर भी असर करता है ये सब चीज़ें। क्योंकि इसमें समझिएगा आप कि रिलेटिव्स जो हैं, वो, मैं ये नहीं कहता कि सभी रिलेटिव्स बुरे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे रिलेटिव्स आपको दिखेंगे कि जिनके लिए ये बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बदले में जब इनको जब ज़रूरत पड़ेगी ना, अपने माँ बाप को जब ज़रूरत पड़ेगी ना, वो उनके लिए कभी खड़े नहीं रहेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के साथ में ये आपको अपने माँ बाप को समझाना है कि देखिए फलाने जो अंकल थे, उनके लिए आपने ये सब चीज़ें की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो क्या वो आपको हेल्प करने आए? क्या उन्होंने आपकी मदद की? ऐसे मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हर फैमिली में एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपको बस एग्ज़ाम्पल के साथ में उनको समझाना है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हो, उतना ही वो अगर आपके लिए नहीं करते हैं, आपके लिए खड़े नहीं होते हैं, तो क्यों करना है? क्या ज़रूरी है करना? उस चक्कर में आपने खुद की वाट लगा रखी है। ये चीज़ आपको ज़रूर समझानी है। बहुत बार इसका कारण भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में ये घर वाले फंडा लगा देंगे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे संस्कार, इज्जत, ये सब चीज़ों का इतना मतलब पूरा ख्याली पुलाव मन में ही बना लेंगे। खुद ही सोचेंगे कि समाज क्या सोचेगा, हमारी क्या इज्जत रहेगी। ये सब आन बान शान के चक्कर में पूरा उस प्रॉब्लम में चले जाते हैं और खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। 7वां पॉइंट है फूड हैबिट्स और हेल्थ, आप कह सकते हैं। पहले तो आप खुद नॉलेज गेन करें कि क्या कौन सी हैबिट्स जो है, फूड हैबिट्स या फिर ऐसी डेली हैबिट्स जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो पहले खुद सीखें। क्या खाना सही है, क्या खाना सही नहीं है, क्या खाने से क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पहले खुद समझें, खुद सीखें, अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर अपने माँ बाप को भी, अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं उनको समझाएं। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है वो गलत खान पान की वजह से ही होती है, और पेट से ही सारी बीमारियाँ होती है। अगर आप आयुर्वेद में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप समझेंगे, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि बीमारी जो है वो पेट से ही आती है। ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती है वो पेट से ही आती है, गलत खान पान से ही आती है। गलत खान पान करेंगे, फूड हैबिट्स आपकी बहुत गलत रहेंगी, तो आपका पेट डैमेज होगा, पेट खराब होगा तो बीमारी आएगी। और एक सिद्धांत है आयुर्वेद का कि एक बीमारी अगर आपको लग गई, वो और नई बीमारियों को आमंत्रित करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बीमारी आपको लग गई तो बस हो गया, वो आपको सिर्फ ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उतना हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपको एक बीमारी है और आपके खान पान वैसा ही है, आपकी हैबिट्स बहुत ख़राब है खाने की, कभी कभार ठीक है, लेकिन रेगुलरली आपकी हैबिट्स जो है खाने की, जंक फूड खाने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब है, तो एक बीमारी अगर आपको होगी तो वो बीमारी के साथ में आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कम होगी, वो और नई बीमारियों को आमंत्रित करेगी, और नई बीमारियां उसमें लग सकती है। तो फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आप खुद सीखें और आपकी फैमिली को भी ये सिखाएं। बहुत सी चीज़ें वो नहीं मानेंगे, आपको बार बार लगातार कोशिश करती रहनी है, फोर्सफुली उनको कहना है। जैसे कि अभी यंग जनरेशन है, बहुत सी चीज़ें हमें पता होती है कि वाइट जो सॉल्ट होता है वो नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम खुद भी फॉलो नहीं करते और अपने फैमिली को भी नहीं बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो आप खुद फॉलो करें और आपकी फैमिली को भी आप समझाएं। तो दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, जो 8वां पॉइंट है वो है सेफ्टी। और मुझे लगता है कि ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी का। तो सेफ्टी में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने जो पिता हैं,
माता है, भाई है, बहन है, जो भी फैमिली आपके मेन मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर तो जाते हैं। कोई बाइक बाइक चलाता होगा, कोई स्कूटी चलाता होगा, कोई कार ड्राइव करता होगा। तो उसमें कुछ बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो समझ में लेने चाहिए। आप कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो तो उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन सच में वो फॉलो करते हैं क्या? वो चेक कौन करता है? कोई नहीं करता है। और ये सेफ्टी की जो चीज़ें हैं मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि हेलमेट है, अगर आप बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स है और शूज़ है। सेफ्टी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कम से कम ये 3 चीज़ें तो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। हेलमेट, हैंड ग्लोव्स और शूज़। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आपके साथ में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई हादसा नहीं होता है, तब तक ये चीज़ें सब कैजुअल ही लगती हैं। लेकिन जब आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तब आपको इसकी कीमत समझ में आती है। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट का जब मोमेंट आता है, कोई फेज़ आता है, और इनमें अगर ये चीज़ें आपने वियर करी होंगी, हेलमेट, ग्लोव्स और शूज़, तो ये आपको बेसिक प्रोटेक्शन देती है। लगना, एक्सीडेंट होना, तो ये तो देखिए आपके ऊपर भी है और आपके ऊपर नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। आप भले ही कम स्पीड पे चला रहे हो, सामने वाला ठोक दें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। और एग्जांपल बताऊंगा मैंने बहुत ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देखे हैं। जैसे कि कुत्ते होते हैं, सूअर होते हैं, उसके बाद में आपको और बताऊं मैं कि कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, जो भी है, मतलब ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कब आपके बाइक के अंदर आ जाएंगी, कब आपके कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो उसके अंदर आ जाएंगी, कब आपका कंट्रोल खो दोगे, ये समझ से परे है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाइक एसेसरीज जो है, सेफ्टी एसेसरीज, वो आपको हमेशा पहन के जानी है। और ये ख्याल जो है वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को रखना है। जैसे कि पति हैं, वो बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ऑफिस जाते होंगे ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो कभी भूल गए तो कि नहीं हेलमेट पहना, आज के दिन नहीं पहनते, क्या फ़र्क पड़ जाता है, कौन अभी ऊपर जाए, कौन लेके आए। अगर वो खुद केयर नहीं लेते हैं तो ये केयर आपको लेनी है। घर में शायद भाई हो, आप पत्नी हो, आपको केयर लेनी है ये, कि ये बिना हेलमेट लेके चले गए तो उनको फोर्सफुली वो हेलमेट देना है कि पहनिए, इसको पहनना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने सामने से चीज़ें देखी हुई है। पहले तो मैं इनको जानता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं जानता था, और बाकी सब लोग भी जानते हैं। लेकिन जब आपके फैमिली में कोई इंसिडेंट होता है, आप पास से देखते हैं वो चीज़ को, तो आपको उसका महत्व जो है वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सेफ्टी की चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। उसमें मैं एक कुछ पर्सनल एग्जांपल तो मैं हमेशा देता नहीं हूँ, लेकिन ये सेफ्टी का पॉइंट है तो इसमें मैं देना चाहूँगा कि बाइक राइड करते हैं आप, तो जब भी आपको कोई भी एनिमल दिखे, कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो अपना स्पीड कम ही रखें। ये मत सोचे कि ये कुत्ता इस जगह पे खड़ा है और मैं भले ही स्पीड में हूँ तो मैं निकल जाऊँगा आसानी से। ये बहुत ही गलत सोच है, मैं कह रहा हूँ आपको। बहुत लोगों को एग्जाम्पल ये जिन्होंने रियल लाइफ में देखा होगा वो इससे रिलेट ज़रूर करेंगे। हो सकता है तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। कई बार क्या होता है ना कि कुत्ता आपको दिख रहा है, इधर बैठा हुआ है, और आप 60-70 स्पीड पे चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इधर से निकल जाऊंगा। वो क्या होता है कि कभी कभी कुत्ता सामने जाके इसे रिवर्स मार देगा। आप इधर से निकलने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये पास हो जाएगा, इसे पास होके ही वो फिर रिटर्न आ जाएगा। आपके बाइक का जो फ्रंट व्हील होता है उसमें आके चला जाएगा वो, और गाड़ी तुरंत स्लिप हो जाएगी। और जितना आपका स्पीड उसमें रहेगा उतना आपको चांसेस ज़्यादा है एक्सीडेंट में कि ज़्यादा आपको लग जाए। तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एनिमल आपको दिखे तो स्पीड कम रखनी है। पहली बात तो ये नहीं सोचना है कि मैं निकल जाऊंगा, और दूसरी बात है कि आप हेलमेट, शूज़ और हैंड ग्लोव्स आपको हमेशा पहनने हैं। आप भले ही आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ें अगर आप पहन के रखोगे
तो आने वाला कोई भी एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या होगा, किसी को पता नहीं है, तो ये पहना रहेगा तो आपको ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा। लगेगा आपको तब भी, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। जब भी हम बाइक से गिरते हैं तो ये हाथों के बल गिरते हैं बहुत बार, क्योंकि सपोर्ट लेने के लिए कुछ होता नहीं है। जब भी गिरता है तो हाथ हमारा ग्राउंड पे जाता है। तो इनको बचाने के लिए भी हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा कि हैंड ग्लोव्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्लीपर पहन के बाइक चलाते हैं तो वो भी डेंजरस है। जब गाड़ी स्लिप होती है तो आपका पैर जो है वो स्लीपर की वजह से पूरा ओपन रहता है, तो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फ्रैक्चर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमम ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। अगर घर में नहीं है तो उसको परचेज़ करें, खुद परचेज़ करके अपने पिताजी को दें अगर उनके पास हेलमेट नहीं है। क्योंकि ये मैं ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो रिच लोग हैं उनका तो कहना ही क्या, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको खुद परचेज़ करके उनको देनी है अगर वो नहीं करते हैं तो, या फोर्सफुली उनको लेने के लिए कहना है। बाइक सेफ्टी एसेसरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन बेसिक ये चीज़ें आपको पहननी है। हो सके तो आप जैकेट भी इंक्लूड कर लेना, एक बेसिक सा कोई भी जैकेट आप पहन के ट्रैवल कर सकते हो कि आपको ज़्यादा ना लगे कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो। ये थे पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है और अपनी फैमिली के लिए फोर्सफुली सही ज़रूर उनको फॉलो करना है। और आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए इनको आप फैमिली में ज़रूर समझाएं। समझाने से मेरा कहने का मतलब है, अगर समझाने से पहले ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली में। अपनी आप कौन देख रहे हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है, क्योंकि आजकल ये सब पे लागू है। आप आपके पिताजी को सेंड करते हैं, माताजी को सेंड कर सकते हैं, भाई बड़े भाई को सेंड कर सकते हैं, बहन को सेंड कर सकते हैं, पति हो पत्नी को सेंड कर सकते हैं, पत्नी हो पति को सेंड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से सारे जो पॉइंट्स है वो सिर्फ पिताजी को लेकर नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ये बहुत सारे पॉइंट जो है वो सब पे लागू होते हैं। फैमिली में हर किसी का स्वभाव ऐसा होता है, कोई ना नहीं कह पाता है, जो भी जितने भी पॉइंट्स है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फैमिली है। फैमिली में से कोई एक आदमी भी जब चला जाता है ना, तो उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है आदमी, और उसकी जो जगह है वो कोई भर नहीं पाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ज़रूर आप आपकी फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया हो तो इसको मैं 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करूं। तो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। और भी ऐसे कौन से पॉइंट्स है, कौन से फैक्टर्स है जो आपकी फैमिली के मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को डैमेज करती हैं, ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट छोड़ के आपको जो जो लगते हैं आप भी वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मैं इसका और एक वर्जन या फिर पार्ट बनाऊं इससे रिलेटेड, तो उसमें मैं ऐड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया और पसंद आया कि हाँ ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो भी कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, उनको भी लर्न करने में, आगे बढ़ने में और सही चीज़ें फॉलो करने में हेल्प होगी। एज अ कम्युनिटी हम ग्रो कर पाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें आपको ये वीडियो देखकर क्या क्या लगा, क्या पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा लगा, और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो इसमें ऐड हो सकते थे। ज़रूर आपका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा, इससे सबकी हेल्प होगी। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और यूनिक टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।